हेलो एवरीवन। आज मैं टीम विदिक वर्ष से सर्वज्ञ अग्रवाल बेसिक्स ऑफ लेजिस्लेशन कोर्स सब्जेक्ट के अंडर आप सभी को रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन लॉ मेकिंग पढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो पिछली 3 वीडियोस हैं बेसिक्स ऑफ लेजिस्लेशन कोर्स सब्जेक्ट के अंडर वो भी देखें, और साथ ही साथ बेसिक्स ऑफ केस लॉ कोर्स सब्जेक्ट के अंडर जो वीडियोस डाली गई हैं टीम विदिक वर्ष द्वारा उन्हें भी देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आइए समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पब्लिक ओपिनियन होता क्या है। मैं वोट करता हूं, फिर एमपी जो है वो लोकसभा जाते हैं। तो अब जो मेरा ओपिनियन है वो किसके द्वारा वहां रखा जाएगा? ऑब्वियसली एमपी द्वारा। तो अगर कोई भी लॉ ऐसा पास होता है जिससे जिसके मैं या फिर मेरी कम्युनिटी के लोग अगेंस्ट हैं, तो ये एमपी की ड्यूटी बनती है कि वो वहां जाके उस पर सवाल उठाए। तो ये है रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये भी कई तरीके का होता है, ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था। आप डायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जब भी कोई बिल लाती है तो वो ओपन करती है, उसकी जो मिनिस्ट्री है वो डालती है। अगर कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, आप कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसका भी रिस्पॉन्स दिया जाता है और उसे ऐड ऑन किया जाता है। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आज। तो ये 3 स्टेजेस में होता है: प्री लेजिस्लेटिव स्टेट, लेजिस्लेटिव स्टेज, पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री लेजिस्लेटिव स्टेज क्या होता है। जब कोई भी बिल ड्राफ्ट स्टेज में होता है, माने बन ही रहा है, तो उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है फीडबैक के लिए। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एबीसी एक बिल ड्राफ्ट कर रही है, तो वो बिल ड्राफ्ट करते समय पब्लिक डोमेन में डाल देगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि भाई ऐसे ऐसे है, आपके अगर कोई इस पे सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं तो आप बताएं। अगर वो वैल्यूएबल होते हैं और उन्हें लगता है मिनिस्ट्री को कि हाँ भाई ये तो अच्छी बात बता रहे हैं और हम इन्हें इंक्लूड करना चाहिए, लोगों के हित में है ये बात, तो वो उसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इन 2014 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए पॉलिसी ऑन प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन। द पॉलिसी mandates that a draft will be placed in the public domain for 30 days। जब भी ड्राफ्ट स्टेज में कोई भी बिल होता है 30 दिनों के लिए वो आता है लोगों के फीडबैक के लिए। अब उसमें जो 30 दिन में है, अब यहां इंप्लीमेंटेशन में कई बार कमी आ जाती है। जैसे कि एक बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने सिर्फ 10 दिन के लिए एक खोला था पब्लिक डोमेन में अपना ड्राफ्ट स्टेज में। तो आप चाहें तो इस पे रिसर्च कीजिए कि वो कौन सा बिल था, कमेंट कीजिए और उसके बारे में और पढ़ें। अब हम दूसरी स्टेज पे आते हैं, लेजिस्लेटिव स्टेज। तो लेजिस्लेटिव स्टेज क्या होती है? जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो बिल जो है वो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी को रेफर कर दिया जाता है कि भाई अगर कोई भी सिंपली डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए कर दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कोई भी डिस्क्रिपेंसी है इस लॉ में तो आप हमें सजेस्ट करें, रिकमेंड करें। फिर उसके ऊपर वर्क होता है, या फिर हम सिलेक्ट कमिटी को भी भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर बिल को एग्जामिन करने के लिए। अगर हम तीसरी स्टेज की बात करें, दैट इज पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टेज। तो सबसे पहले पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टेज जो है वो 2 भागों में बटी हुई है। किस किस में? फर्स्ट पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टेज जो कि ब्रॉड लेजिस्लेटिव रिव्यू है, जिसका पर्पस होता है इवैल्यूएशन। सेकंड जो है वो होता है कि मोर फोकस्ड इवैल्यूएशन ऑफ हाउ ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन इज वर्किंग इन प्रैक्टिस। ठीक है। तो अगर इसे अब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पहला है मॉनिटरिंग फंक्शन। ठीक है। तो वो ये बताता है कि भाई जिस पर्पस से एक बिल को लाया गया था, बिल को पास किया गया था, एक एक्ट बनाया गया था, क्या वो पर्पस सर्व भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज ए मॉनिटरिंग फंक्शन। देन सेकेंड, द इवैल्यूएशन फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि कैसे वो काम कर रहा है लेजिस्लेशन। वो जो लेजिस्लेशन जिनके हितों के लिए लाया गया था, तो उसके इंप्लीमेंटेशन में तो कोई कमी नहीं है, जिस तक पहुंचना चाहिए तो उसके फायदे उस तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये 2 तरीके के फंक्शन है, याद रखिएगा। नंबर 1 द मॉनिटरिंग फंक्शन, नंबर 2 द इवेल्युएशन फंक्शन। एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। 3 स्टेजेस हैं: प्री लेजिस्लेटिव स्टेज, लेजिस्लेटिव स्टेज, पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टेज। अब हम दूसरी बात पे आते हैं, रोल ऑफ लॉ कमीशन।
क्लैट स्टूडेंट्स या फिर लॉ स्टूडेंट्स होने के खातिर हमें पता होता है कि लॉ कमीशन है क्या, तो मुझे उसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसका मोटा मोटा बातें बता देता हूं आपको। चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में लॉर्ड मैकॉले के अंडर लॉ कमीशन लाया गया था। तो जितने भी पोस्ट वो प्री इंडिपेंडेंस वो हैं हमारे एक्ट, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पीनल कोड्स, सिविल प्रोसीजरल कोड, ये सब अगर आप देखें तो ये लॉ कमीशन ने ही जो रिकमेंडेशंस थे, ड्राफ्ट थे, उन्हीं के बाद इन्हें इनैक्ट किया गया था। इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 में पहली बार लॉ कमीशन फॉर्म किया गया था। और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किसकी लीडरशिप में 1955 का लॉ कमीशन फॉर्म हुआ था। अगर हम लॉ कमीशन के मेन फंक्शंस की बात करें, 5 फंक्शंस है इसके। सबसे पहले, टू आइडेंटिफाई द लॉज विच आर नो लॉन्गर नीडेड एंड कैन बी इमीडिएटली रिपील्ड। कई ऐसे लॉज होते हैं कि जब लाए गए थे हो सकता है तब बहुत जरूरत हो उनकी, लेकिन अब समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो शायद उन पिछले सोच वाली लॉज की कोई जरूरत नहीं है। आधुनिक सोच आ चुकी है तो हिसाब से लॉ भी आधुनिक होना चाहिए। तो हो सकता है कुछ लॉ को हटाने की जरूरत हो, तो लॉ कमीशन ये रिकमेंड कर सकता है। सेकेंड, to identify the laws which are not in harmony with the existing climate of social and economic liberalization। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी सोच के हिसाब से, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, आपकी सोशल और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के समय के हिसाब से जो कोई लॉ नहीं है उसे हटा दिया जाए, उसे देखा जाए, उसे आइडेंटिफाई किया जाए सबसे पहले, उसे रिकमेंड किया जाए और फिर उसे हटा दिया जाए। लॉ कमीशन का ये बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 3, टू आइडेंटिफाई द लॉज विच अदरवाइज रिक्वायर अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस। कई लॉज होते हैं जिन्हें पूरा तो रिपील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन है, मानिए उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो आप हो सकता है उसे रिपील करने की या फिर उसमें अमेंडमेंट लाने की बात कहें, तो लॉ कमीशन का ये बहुत बड़ा रोल होता है। Number 4, to seek opinions, suggestions, inputs from various stakeholders, expert groups of government, departments, targeted groups, implementing authorities, and or public at large to bring modifications or amendments। जैसे कि रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन में पढ़ा था, वैसे ही रोल ऑफ लॉ कमीशन भी है। आप इसे एक इसका सबसेट मान लीजिए कि लॉ कमीशन भी लोगों से उनका ओपिनियन मांगता है कि अगर वो चाहते हो कुछ बताना, तो लॉ कमीशन के अंडर भी पब्लिक ओपिनियन का महत्व है। Number 5, to suggest suitable measures for quick redressal of citizens' grievances। मुझे आज कोई दिक्कत है और मैं चाहता हूं कि ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ और इस लॉ में कुछ खामी है। लॉ कमीशन उसके पास उसे उनके जो पोर्टल्स हैं उन पे जाइए, उन पे अपनी अपील जो है वो फाइल कीजिए, फिर वो सुनते हैं, उन पे वर्क करते हैं और फिर आगे काम होता है और लॉज में चेंजेस भी आते हैं। तो ये है रोल ऑफ लॉ कमीशन। अब आखिरी उस पे आते हैं, रोल ऑफ जुडिशरी इन डिसीजन मेकिंग। जुडिशरी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। सबसे पहले तो इसके 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो यहाँ मेंशन है। 3 आपकी स्क्रीन पे हैं, 3 अगली स्लाइड पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा, आगे तक आपके जहन में बसे होंगे तो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। नंबर 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। जैसा कि सब जानते हैं जुडिशरी का सबसे मेन काम ही है, जो लॉज आए हैं, कोई भी लीगल डिस्प्यूट अगर जैसे भी आता है तो जुडिशरी का काम आ जाता है उस लॉ को इंटरप्रेट कीजिए। उस इंटरप्रिटेशन के द्वारा जुडिशरी क्लैरिटी लाती है, उस लॉ में गाइडेंस लाती है, गाइड करती है लोगों की भाई ये लॉ का क्या करना चाहिए एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। जब ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट बन जाता है, जो कि जुडिशरी का सेकंड फंक्शन है, केस प्रेसिडेंट। अगर आप बीओसीएल बेसिक्स ऑफ केस लॉ सब्जेक्ट की जो टीम विदिक वर्स ने वीडियो डाली है आपने वो देख रखी है, तो आपको पता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेरे डिसाइसिस क्या है, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं। अगर नहीं देखिए तो अभी जाइए देखिए और फिर यहां वापस आइए। केस प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करती है डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल प्रेसिडेंट। इट मींस दैट डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स सर्व एज बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स फॉर लोअर कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ को इंटरप्रेट किया है और उस पर प्रेसिडेंट लाई है तो हाई कोर्ट्स को भी वो फॉलो करना पड़ेगा। हाई कोर्ट्स को भी वो फॉलो करना पड़ेगा और उसी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। देन कम्स नंबर 3, फिलिंग गैप्स इन लेजिस्लेशन। कई बार क्या होता है जब जो पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो ड्राफ्टर्स हैं लॉ के, तो कई बार कुछ एम्बिगिटी रह जाती है लॉ की ड्राफ्टिंग में।
एम्बिगिटी रह जाती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है उन्हें एड्रेस नहीं कर पाते हैं, जुडिशरी कम्स इनटू द पिक्चर. When faced with such gaps in legislation, the court decides based on general principles of justice, fairness, and public policy. आगे बढ़ते हैं. नंबर 4, स्ट्राइकिंग डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. कोई भी लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसे हटाना पड़ता है और जुडिशरी वही काम करती है. The judiciary has the power of judicial review, enabling it to examine the constitutionality of laws passed by the legislature. Number 5, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. हम सब जानते हैं कितना ज्यादा इस समय पीआईएल्स का वो हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है, और इतना हेल्प करते हैं पीआईएल्स. एक आम जनता जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है पीआईएल से. तो थ्रू पीआईएल्स द जुडिशरी हैज टेकन एन एक्टिव रोल इन एड्रेसिंग वेरियस सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज. लेकिन पीआईएल को कई बार मिसयूज भी किया जाता है. जैसे कि जब 5G आना था तो एक बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने, जो अब थोड़ी कम दिखती है पिक्चरों में भले ही, उन्होंने पीआईएल दाखिल किया था. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी फटकार लगाई थी. आपको अगर वो केस के बारे में पता है, उस एक्ट्रेस के बारे में पता है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो केस कौन सा था, कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ये पीआईएल लाया था और फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में. उसे पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है. द लास्ट एंड नंबर 6, हार्मोनाइजिंग लॉज. Sometimes there might be conflicting provisions in different statutes or ambiguity in the interpretation of laws. Then the judiciary can play a role in harmonizing such laws. मानिए लॉ ए कुछ कह रहा है, लॉ बी कुछ कह रहा है, जुडिशरी कम्स इनटू द पिक्चर. वो दोनों को इंटरप्रेट करती है और बताती है कि नहीं, इस सिचुएशन में ये लगना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, उस हिसाब से काम करना चाहिए. तो एक बार पूरी वीडियो को रिकॉल करते हैं. हमने पढ़ा रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन. रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन में 3 स्टेजेस थी: प्री लेजिस्लेटिव स्टेज, लेजिस्लेटिव स्टेज, पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टेज. फिर हमने पढ़ा रोल ऑफ लॉ कमीशन, और फिर हमने पढ़ा रोल ऑफ जुडिशरी इन डिसीजन मेकिंग, जिसमें 6 पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ हम अपनी वीडियो के अंत पे आ चुके हैं, और वीडियो के साथ साथ हम अपने कोर सब्जेक्ट के अंत पे भी आ चुके हैं. लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि मैं आपके वैल्यूएबल सजेशंस चाहता हूं. अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने का मन है और आप चाहते हैं कि मैं या टीम विदिक वर्ड्स का कोई और मेंबर आए और आपको समझाए उस टॉपिक के बारे में, प्लीज हमें कमेंट कीजिए. आप हमें मेल कर सकते हैं vidicverse@gmail.com पे. आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं. तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं.